मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट होसंग को, जिसकी तबीयत काफी खराब थी और वो सबको अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा था। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट सैंग योन की एंट्री होती है और होसंग उनसे फ्लूट प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और फादर उसकी बात मान जाते हैं। फादर सैंग अपनी फ्लूट लेकर वापस आते हैं, लेकिन तब तक होसंग की तबीयत काफी खराब हो गई थी और वो कोमा में चला जाता है। अब अगले सीन में हम सैंग को कन्फेशन रूम में देखते हैं, जहाँ पर एक नर्स कन्फेशन के लिए आई हुई थी और वो अपनी लाइफ से हार चुकी थी और अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन सैंग उसको समझाते हैं और सुसाइड करने से रोकते हैं। वो नर्स थोड़ी और बात करती है और फादर से एक लैब के बारे में बात करती है। अब अगले सीन में सैंग अपने सीनियर फादर नो के पास में जाता है, जो कि ब्लाइंड होते हैं, जिनसे कि वो बचपन से ही जुड़ा हुआ था और उनका चहेता था। एज सैंग यहाँ पर एक ऑर्फन था और चर्च के ही ऑर्फनेज में पला बड़ा था। सैंग ये बोलता है कि वो उस लैब में जाना चाहता है खुद को वॉलंटियर करने के लिए, क्योंकि अभी एक वायरस फैल रहा था जिसका कोई भी क्योर नहीं मिल रहा और लैब में अलग अलग लोगों पर टेस्ट करके क्योर ढूंढा जा रहा था। और लोगों की भलाई के लिए सैंग फादर नो से उस लैब में जाने की परमिशन लेने आया था और फादर नो भी इस चीज की परमिशन दे देते हैं। अब अगले सीन में सैंग इमैनुअल लैब में पहुंच जाता है, जहां पर उस वायरस के क्योर के लिए ह्यूमंस पर टेस्टिंग और ट्रायल्स चल रहे होते हैं। फादर खुद को टेस्ट के लिए वॉलंटियर करते हैं और डॉक्टर फादर को सिम्टम्स बताता है कि इस वायरस में पर्सन की पूरी बॉडी पर छाले या फिर घाव आने लगते हैं, जो कि रैपिडली बढ़ते जाते हैं और ये छाले या फिर घाव बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि उस पर्सन को ब्लड की वॉमिट होने लगती है और ज्यादा खून निकल जाने से वो पर्सन मारा जाता है। अब डॉक्टर यहाँ पर फादर सैंग को कैमरा के अंदर ये बोलने के लिए भी कहता है कि वो खुद ही यहाँ पर वॉलंटियर कर रहा है, एज यहाँ पर जिंदगी से हारे हुए लोग मरने के लिए आया करते थे, जो कि वॉलंटियर के नाम पर हुआ करता था। बेसिकली ये एक तरह की सुसाइडल टेस्टिंग थी। खैर अब अगले सीन में हम सैंग को लैब में रहते हुए देखते हैं, जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड थे और अब धीरे धीरे उनकी बॉडी पर सिम्टम्स दिखने लगे थे। उनके नाखून जो होते हैं ना, वो उखड़ कर गिरने लगते हैं, बॉडी पर छाले आने लगते हैं और खून की वॉमिट होने लगती है। अब होता यह है कि फादर सैंग की हालत जो होती है वो काफी बिगड़ने लगती है, जिससे उनको ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है इलाज के लिए और खून की कमी रोकने के लिए ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन सैंग की डेथ हो जाती है। डॉक्टर सैंग को डेड डिक्लेयर कर ही रहे थे कि तभी कुछ ही सेकंड बाद शॉकिंगली सैंग अपनी प्रेयर्स को रीड करने लगता है, जिससे सभी डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं और वो इतने सारे लोगों में पहला था जो कि उस बीमारी से और उस वायरस से बच गया था। खैर कुछ ही महीने के बाद में सैंग उस लैब से जाने लगता है, बट अब लोग उनको और भी ज्यादा पूजने लगे थे और मानने लगे थे, क्योंकि सैंग एक ऐसी बीमारी से बच गया था जिसका कोई भी इलाज नहीं था और कोई भी बच नहीं सकता था। और तो और वो मौत से वापस आए थे, इसलिए सब उनको सेंट और गॉड मानने लगे थे और उससे उनका उद्धार करने की प्रार्थना भी करने लगे थे। सैंग अब चर्च आ जाता है और उसकी बॉडी के सारे घाव भी ठीक हो गए थे, एज उसको सब सेंट मानने लगे थे। इसलिए एक दिन एक लेडी उसके पास में आती है अपने बेटे के लिए प्रेयर्स कराने के लिए, जिसको कैंसर होता है। सैंग अब उस औरत के साथ में हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसका बेटा कैंग वो एडमिटेड था और उसकी बहू तेजू भी उनके साथ थी। कैंग यहाँ पर सैंग को देखकर पहचान जाता है, क्योंकि सैंग तो उसका बचपन का दोस्त होता है। सैंग यहाँ पर कैंग के लिए प्रेयर्स करता है और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि तेजू को कैंग की बीमारी से कोई भी लेना देना नहीं था और वो लोग अब वहाँ पर कुछ बातें करते हैं, जिसके बाद में सैंग अपने घर पर चला जाता है। अब अगले सीन में कैंग की मदर मिसेस रा सैंग को अपने घर पर इनवाइट करते हैं, क्योंकि कैंग की तबीयत अब काफी बेटर थी, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और सैंग यहाँ पर कैंग का बचपन का दोस्त भी था। मिसेस रा तेजू के बारे में सैंग को बताती है कि वो 3 साल की थी जब उसके पेरेंट्स उसको रा के पास में छोड़ गए थे और तब से कभी वापस ही नहीं आए, शायद से किसी हादसे का शिकार हो गए होंगे और तब से ही रा ने तेजू को पाल पोस कर बड़ा किया और बाद में उसकी शादी कैंग से करवा दी। हम यहाँ पर एक और चीज नोटिस करते हैं कि तेजू कैंग और रा को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और उसको अपनी लाइफ भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर और भी लोग आते हैं जो कि रा की फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जिनमें से योंग और उसकी वाइफ इवेलिन भी थी और भी कुछ लोग थे। अब कैंग के बारे में बात करें तो वो थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड होता है, यानी कि उसके सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम थी, जिसके अंदर अभी भी बचपना था, पागलपन था और वो अपनी हरकतों और रहन सहन के चलते तेजू को एम्बेरस कर देता था और तेजू उसे जरा भी पसंद नहीं किया करती थी। खैर कुछ ही देर के बाद में फादर अपने घर पर आ जाते हैं और उनको अब काफी गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, जिसको रोकने के लिए वो खुद को हर्ट करता है और अब उसको अपने आसपास की
और भी काफी दूर तक की आवाजें आने लगती हैं और वो इससे भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपनी बॉडी को नोटिस करता है जिसमें उसकी स्किन के अंदर चेंजेस होने लगे थे और वो स्मेल के लिए काफी सेंसिटिव हो गया था। स्पेशली खून की स्मेल उसको बहुत ही ज्यादा आकर्षित लगने लगी थी और ऐसा क्यों, इसका जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। बात करें गंदे ख्यालों के बारे में तो वो तेजू को पसंद करने लगा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि रात को परेशान होता हुआ सैंग जमीन पर ही सो गया था और अब रूम के अंदर सनलाइट आ रही थी जिससे कि सैंग की स्किन बर्न होने लगती है, यानी कि जलने लगती है और वो इससे बचने के लिए क्लोजेट के अंदर छुप जाता है। शाम होने पर सैंग बाहर आता है और हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी पर वायरस का इफेक्ट वापस आ गया था जो कि उसकी स्किन पर फिर से छाले और जख्म पैदा करने लगा था। सैंग अब हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर एक लड़की आई हुई थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और मरने ही वाली थी, जिसके लिए सैंग प्रेयर्स करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सैंग उस लड़की के खून की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और वो जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करता है। अब हम सैंग को होसंग के रूम में देखते हैं जो कि कोमा में था और सैंग उसकी बॉडी से ब्लड सक करके पी रहा था और ऐसा करते ही सैंग के घाव ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं और वो एकदम नॉर्मल हो गया था, जिसके बाद में वो हॉस्पिटल की विंडो से जंप करके वहाँ से भाग जाता है। देखने वाली बात ये थी कि इतनी ऊपर से नीचे गिरने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं होता। तो असल में इमैनुअल वायरस की वजह से सैंग की जब तबीयत बिगड़ी थी और उसको ब्लड दिया गया था तो वो असल में वैम्पायर ब्लड था और इमैनुअल वायरस से फ्यूजन की वजह से सैंग की बॉडी में वैम्पायर सेल्स एक्टिवेट हो गए थे और अब वो एक वैम्पायर बन गया है जिसके पास में सुपर स्ट्रेंथ है, हीलिंग एबिलिटीज हैं, सुपर जंप है और सुपर हियरिंग की पावर है और नॉर्मल वैम्पायर्स की तरह उसको सनलाइट से खतरा है जो कि उसको जलाकर राख कर सकता है, जैसा कि हमने पिछले सीन के अंदर देखा था। खैर रात को सैंग अपने घर पर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में तेजू मिल जाती है जो कि स्लीप वॉकिंग कर रही थी और वो यूजुअली ऐसा ही किया करती थी और सैंग उसको अपने जूते दे देता है क्योंकि तेजू ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। खैर अगले दिन तेजू से मिसेस राव उसकी स्लीप वॉकिंग के बारे में बात करती है जिससे वो काफी परेशान थी। अब दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, इस मूवी के अंदर जो मेन हीरो या फिर विलन है उस कैरेक्टर का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुना है। दूसरी ओर हम देखते हैं सैंग को जो कि नो के पास में था और वो नो को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक वैम्पायर है और अगर वो ब्लड नहीं पिएगा तो अपनी बीमारी से मारा जाएगा। लेकिन वो एक प्रीस्ट है और उसने हमेशा अच्छे काम किए हैं तो वो अब भी कुछ गलत नहीं करना चाहता, किसी को मारना नहीं चाहता और उसने ये चूज नहीं किया था कि उसे कौन सा ब्लड दिया जाएगा, यानी कि उसने वैम्पायर बनना चूज नहीं किया था। नो उसको समझाता है कि क्या कहना है, कैसे जीना है। सैंग इसको लेकर परेशान ना हो और गॉड कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे और अभी के लिए वो अपनी थर्स्ट मिटाने के लिए नो का थोड़ा सा खून पी सकता है जिससे कि कम से कम उसकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। अगले सीन में हम सैंग को कैंग के घर पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे और गेम्स खेल रहे थे और कुछ काम से सैंग घर के बाहर जाता है और तेजू मिसेस रा की गारमेंट शॉप में कुछ काम कर रही थी और वापस आकर उसको सैंग मिलता है। वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं और तेजू सैंग को नए शूज गिफ्ट करती है क्योंकि सैंग ने उसे अपने शूज दिए थे और तेजू तब होश में ही थी। जी हाँ, उसे सब कुछ याद होता है और स्लीप वॉकिंग में वो कहीं पर भी नहीं भागती थी बल्कि वो इस घर से, अपनी लाइफ से और मिसेस रा और कैंग से भागने की कोशिश किया करती थी लेकिन कभी भाग नहीं पाती थी। सैंग और तेजू थोड़ी बहुत बात करते हैं जिसके बाद में वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तो वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं, जहाँ पर सैंग अभी भी थोड़ा थोड़ा हिचक रहा था क्योंकि वो है तो एक प्रीस्ट ही। खैर अगले दिन तेजू रा से बात करती है और कभी कभी हॉस्पिटल जाने की परमिशन ले लेती है नीडी पर्सन्स की हेल्प करने के लिए, जो कि क्लियरली एक झूठ था। वो सैंग के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती थी और उसके साथ में इंटीमेट होना चाहती थी। खैर अगले सीन में वो हॉस्पिटल आ जाती है और एक रात वहीं पर रुकती है लोगों के हेल्प के नाम पर, लेकिन हम जानते हैं कि वो तो सैंग के साथ में टाइम स्पेंड करने आई थी और वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते भी हैं। अब थोड़ी देर के बाद में ही सैंग उसको अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक वैम्पायर है और वो होसंग की बॉडी से खून सक करने लगता है, जिसको देखकर तेजू बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। खैर अगले दिन सैंग उसके घर जाता है और चुपके से उससे मिलता है और उसको समझाता है कि वो किसी को जान से नहीं मारता और होसंग तो अच्छा आदमी था, वो सही होता तो भी ब्लड दे ही देता और सैंग तेजू से सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। लेकिन तेजू यहाँ पर डरी हुई थी और सैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खैर अब अगले सीन में तेजू सैंग को कॉल करती है और वो उसकी वैम्पायर एबिलिटी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी। वो दोनों हॉस्पिटल रूम पर होते हैं जहाँ पर सैंग तेजू को अपनी पावर
पावर्स का कुछ नमूना दिखाता है और तेजू उससे बोलती है कि वो भी वैम्पायर बनना चाहती है। सैंग उसे वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो आफ्टर इफेक्ट्स को अच्छे से समझता था। अब सैंग की नजर तेजू की बॉडी के जख्मों पर पड़ जाती है और वो बताती है कि ये जख्म उसे कैंग ने दिए हैं और वो उसे वाइफ की तरह नहीं रखता, जिसको सुनकर सैंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तेजू कहे तो वो कैंग को जान से मार देगा। इसके बाद में सैंग नो के पास में जाता है और वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं तो नो उससे उसका वैम्पायर ब्लड मांगता है जिससे वो भी एक वैम्पायर बन जाएगा और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और वो फिर से दुनिया देख पाएगा। लेकिन सैंग को यहाँ पर पता था कि नो को इसके बाद में ह्यूमन ब्लड की जरूरत होगी जिसको उसकी आदत लग जाएगी और अगर वो ब्लड नहीं पिएगा तो वो वैसे भी वायरस से मारा जाएगा। तो सैंग उसको इस चीज के लिए मना कर देता है। नो अब बार बार जिद करता है लेकिन अब सैंग चर्च और प्रीस्ट का काम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो जाता है अब सीधा कैंग के घर पर और मिसेस रा उसको वहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है क्योंकि वो एक सेंट है और उसके ऊपर सैंग का एहसान भी है कैंग की जान बचाने का। अब वहाँ रहने पर सैंग और तेजू एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते थे और तेजू को उसके कमरे में ना पाने पर कैंग को ये लगता था कि वो स्लीप वॉकिंग कर रही होगी और अगले दिन मिसेस रा उसके कमरे में एक लॉक लगवा देती है जिसको वो रात में लॉक कर दिया करती थी ताकि अब स्लीप वॉकिंग करते हुए तेजू घर के बाहर ना जा पाए। अब रात को तेजू सैंग के यहाँ पर जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाती और वो खुद को हर्ट करने लगती है और ये हर्ट वो खुद को करती थी अपनी सेक्सुअल थर्स्ट मिटाने के लिए और कैंग का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। उसने कभी भी तेजू को हर्ट नहीं किया था, वो तो बेचारा बस दिमाग से एक चाइल्डिश लड़का था। खैर कुछ ही देर के बाद में विंडो के रास्ते सैंग रूम के अंदर आ जाता है और तेजू के जख्म देखकर उसको ये लगता है कि कैंग ने फिर से उसको हर्ट किया है और वो गुस्से में कैंग को मारने ही वाला होता है लेकिन तेजू उसको रोक देती है क्योंकि उस बेचारे की तो कोई गलती थी ही नहीं और तेजू ने यहाँ पर सैंग से झूठ कहा था क्योंकि वो अपनी इंटीमेसी वाली चीज को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरस थी। फिर हम देखते हैं कि कैंग, सैंग और तेजू फिशिंग के लिए आए हुए थे घूमने के लिए और यहाँ पर कैंग को रास्ते से हटाने के लिए उन दोनों ने ये प्लान बनाया था और वो लोग उसे यहाँ पर आधी रात को लेकर आए थे। सैंग तेजू से बोलता है कि कैंग के मरने के बाद में वो लोग साथ रह पाएंगे। तेजू उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन सैंग कैंग को लेकर पानी में कूद जाता है और उसको डुबाकर मार देता है, यानी कि उसने अपने दोस्त को ही मार दिया। खैर कुछ ही देर के बाद में सैंग कैंग को मार कर ऊपर आता है और देखता है कि फिशिंग रॉड के कांटे से तेजू के कान में भी चोट आ गई है और वो उसके थोड़े से ब्लड को सक करने लगता है। खैर कुछ ही देर के बाद में पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाती है और सैंग ही सिर्फ होश में होता है, बाकी कैंग की बॉडी पानी में ढूंढी जा रही थी और तेजू वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। तभी सैंग एक कहानी बनाकर सुना देता है कि वो लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आए थे और कैंग नशे में था और नशे की वजह से हुआ ये कि वो पानी में गिरकर डूब गया और सैंग को सभी लोग सेंट माना करते थे तो सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। सैंग अब पास के ही एक कैंप के पास में जाता है जहाँ पर ढेर सारे बेघर और बीमार लोग रहा करते थे और वो सैंग से मदद की उम्मीद करते हैं और वो लोग सैंग को भगवान के बराबर मानते हैं। असल में सैंग की बॉडी पर फिर से वायरस का असर होने लगा था और वो ब्लड चाहता था लेकिन इन लोगों की डिवोशन को देखकर वो खुद को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो जाता है सीधा नो के पास में जिसको वो सच बताता है कि उसने कैंग को मार कर उसे एक घर में छुपा दिया है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता और सैंग नो के पास में आया था ब्लड लेने के लिए और वो उसको मार कर उसका खून पी लेता है जिससे कि उसका इन्फेक्शन फिर से ठीक हो जाता है और यहाँ पर उसको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता क्योंकि नो तो खुद ही सेल्फिशनेस से भरता जा रहा था और वैम्पायर बनना चाहता था। अब कैंग की डेथ के बाद में तेजू काफी खुश थी और उसका एक बोझ कम हो गया था लेकिन मिसेस रा अपने बेटे की मौत के सदमे में डूबती जा रही थी और वो शॉक से पैरालाइज भी हो जाती है। खैर अब सैंग तेजू के साथ में उसके घर पर ही रहने लगता है और अब उन दोनों को ही अलग अलग विजन्स आने लगते हैं कि किसी दिन अगर कैंग लौट आया और उन दोनों को मार दिया तो क्या होगा और कैंग के विजन्स उन दोनों को ही डराने लगे थे। खैर कुछ ही दिन के बाद में मिसेस रा को भी वो लोग हॉस्पिटल से घर लेकर आते हैं जिनकी हालत अभी भी काफी बुरी थी और वो अभी भी पैरालाइज हो रखी थी। एक दिन बातों बातों में तेजू के मुंह से सच्चाई निकल जाती है कि कैंग उसे हर्ट नहीं करना चाहता था और ये सुनकर सैंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि उसने कैंग को तेजू के लिए ही मारा था क्योंकि वो उसको हर्ट किया करता था और बुरा था। लेकिन तेजू सैंग को ही दोषी ठहराती है और सैंग तेजू को दोषी ठहराता है, यानी कि वो एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे और ये सब बातें मिसेस रा के ही सामने हो रही थी जिसको वो सुन रही थी भले ही वो कोई रिएक्शन ना दे रही हो। अब लड़ते लड़ते तेजू सैंग से बोलती है कि वो उसे जान से मार दे और लड़ाई में सैंग उसे चोक करके जान से मार देता है और उसका ब्लड पीने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में मिसेस रा को देखकर उसको ये एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसके पास में कोई और रास्ता नहीं था तो वो तेजू के मुंह में अपना ब्लड डाल देता है और वैम्पायर ब्लड कांटेक्ट में आने से तेजू की बॉडी के अंदर भी वैम्पायर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और अब वो भी वैम्पायर में तब्दील हो गई थी। तेजू वैम्पायर बनने के बाद में पूरी तरह से बदल जाती है, यानी कि सेल्फिश तो वो पहले से ही थी लेकिन वैम्पायर बनने के बाद में वो और भी ज्यादा
ज़्यादा सेल्फिश हो जाती है और किसी भी इंसान पर अटैक करके उसे मार देती है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। और ऐसा करके उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। सैंग को ये पता चलता है तो वो उसको समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वो ऐसा ही करेगी और उसको कोई भी शर्म नहीं है कि वो किसी को मार रही है या फिर क्या कर रही है, और वो ऐसी लाइफ के साथ में बहुत खुश है। लेकिन सैंग ऐसा नहीं चाहता था, तो वो उसको घायल करके घर पर ले जाता है और कुछ दिन तक उसको ब्लड से दूर रखता है और बाहर से मिलने वाले ब्लड बैग्स का खून देता है जिसको वो नहीं पीती। और वायरस से उसकी तबीयत अब काफी बिगड़ने लगी थी और वो ब्लड वॉमिटिंग करने लगती है, जिससे उसकी जान जल्दी जा सकती थी। सैंग से अब ये देखा नहीं जाता और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को तेजू के पास में लेकर आता है चेकअप के लिए, लेकिन तेजू उसको जान से मारकर उसका ही खून पी लेती है। लेकिन सैंग कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था, क्योंकि या तो वो अच्छाई करे या फिर तेजू को बचाए। खैर वो दोनों कैंग के बाकी फ्रेंड्स के साथ थे और यहाँ पर तेजू का प्लान था कि वो उन सबको मारकर उनका खून पी लेगी और अपनी थर्स्ट को मिटाएगी। यहाँ पर मिसेस रा थोड़ी बहुत कोशिश करके अपनी उंगलियों से इशारा करती है क्योंकि उसकी उंगलियां चल रही थी और किसी तरह से वो उन लोगों को हिंट दे देती है कि इन दोनों ने ही कैंग को मारा है। और वहाँ पर आए हुए लोग भी ये समझ जाते हैं जो कि मिसेस रा बताना चाहती थी। इससे वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तेजू एक एक करके सबको मारती है, लेकिन इवलिन उससे बच रही थी, जिसको सैंग मार देता है और उसका खून पी लेता है। अब अगले सीन में सैंग और तेजू मिसेस रा को लेकर कहीं पर जा रहे थे और रास्ते में तेजू नोटिस करती है कि सैंग की बॉडी के जख्म वापस आ रहे हैं और हम देख पाते हैं कि घर पर इवलिन जिंदा है, जिसको सैंग ने नहीं मारा था और ना ही उसका खून पिया था। वो तो बस उसकी जान बचाने के लिए नाटक कर रहा था खून पीने का। सैंग एक जगह पर कार लगाकर उन कैंप्स के पास में जाता है जहाँ के लोग उसको बहुत ही ज्यादा मना करते थे, उसकी डिवोशन करते थे, और यहाँ पर वो एक लड़की के साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है और सभी लोग उसे पकड़कर वहाँ से निकाल देते हैं और बुरा भला कहते हैं। और अब वो लोग सैंग की असलियत जान गए थे कि ये एक घटिया इंसान है और इसके पीछे वो लोग अपना समय और भरोसा बर्बाद कर रहे थे। असल में ये सैंग ने जानबूझकर किया था ताकि वो लोगों के अंदर से अपनी सेंट वाली छवि को मिटा दे, क्योंकि लोग उसको सेंट समझेंगे, भगवान से जुड़ा हुआ मानेंगे और खुद की नजरों में वो उस लायक है ही नहीं, क्योंकि जो भी उसने अभी तक किया है उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। खैर अब वो वापस कार के पास में जाता है और कार की कीज तोड़कर कहीं दूर फेंक देता है, क्योंकि सुबह होने ही वाली थी और जहाँ पर उसने कार रोकी थी उसकी एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ खुला मैदान था जहाँ पर सनलाइट से छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। तेजू जानती थी कि सनलाइट में आने पर वो जलकर राख हो जाएंगे और वो खुद को सनलाइट से बचाने के उपाय करने लगती है, लेकिन सैंग ने सारे उपाय उसके खराब कर दिए थे। असल में सैंग को एहसास हो गया था कि उसने जो किया वो गलत था और हमेशा से उसके पास में एक चॉइस थी। वो चाहता तो खुद को स्टार्टिंग में ही जलाकर राख कर लेता, लेकिन उसके अंदर जीने की जो इच्छा थी उसके चलते उसने ऐसा नहीं किया और उसको तेजू से प्यार भी हो गया था, जिसके चलते वो खुद को भस्म नहीं कर पाया, क्योंकि अगर वो खुद को स्टार्टिंग में ही तबाह कर लेता तो ये वायरस वाली चीज बाहर आती ही नहीं, यानी कि वैम्पायर बनने वाली चीज बाहर नहीं आती। नो नहीं मारा जाता, कैंग नहीं मारा जाता और तेजू भी वैम्पायर नहीं बनती, ना ही यहाँ पर मिसेस रा की ऐसी हालत होती। उसका ये मानना था कि उसने अपने जैसा ही तेजू को भी बना दिया है और उन दोनों का या फिर किसी भी एक का इस दुनिया में रहना लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग बिना ब्लड के जी नहीं पाएंगे और अगर वो बिना ब्लड के रहे तो उनकी एक दर्दनाक मौत होगी, जिससे इस वायरस का फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था। तो उसने अपने लिए और तेजू के लिए एक दर्दनाक मौत को चुन लिया था और वो सब कुछ अब ठीक करना चाहता था। उसका सिंपल सा फंडा ये था कि वो और तेजू अब सनलाइट के सामने आएंगे और मारे जाएंगे ताकि किसी और को कोई भी तकलीफ ना हो पाए। अब सैंग मिसेस रा के हाथ में मोबाइल रख देता है, जिससे उनके पास सही समय पर मदद आ जाएगी उस फोन की लोकेशन की वजह से और वो अपनी फिंगर यूज कर सकती है SOS से हेल्प लेने के लिए। खैर अब थक हार कर तेजू सैंग के साथ में बैठ जाती है और सैंग उससे बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उसके साथ में रहना चाहता है और वो लोग हेल में साथ रहेंगे। और अब सुबह हो जाती है और सनलाइट आते ही वो दोनों ही जलकर राख हो जाते हैं और बूम। इसी के साथ में थर्स्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थर्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।